हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड आर्टिकल हम फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे यमन कंट्री, जहां पर 5 ईयर्स से जो वॉर चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर फाइनल हुआ है, जो डील फाइनल हुई है उसके बारे में है। सबसे पहले हम बैक हिस्ट्री की बात करते हैं। पहले भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया और चाइना के बीच में पेंगोंग जो लेक है उसके बीच में स्ट्रगल चल रहा था। जो लाइन डिमार्क की गई है उससे आगे चाइना आगे आ गया था और इंडिया को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा था उसकी फिंगर 8 तक। पहले देखो, इंडिया की जो लास्ट पोस्ट है वो 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 जो फिंगर है पेंगोंग लेक में, उस वहां पर लास्ट पोस्ट है। लेकिन इंडिया फिंगर 8 तक लास्ट तक क्या करती थी? पेट्रोलिंग करती थी। अप्रैल 2020 की बात है। चाइना ने वहां पर जो फिंगर 4 है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया और इंडिया की आर्मी को बैन कर दिया फिंगर 4 तक कि आप इससे आगे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे का जो एरिया है वो चाइना में आता है। इस बात को लेकर के प्रॉब्लम हुई। धीरे धीरे चाइना ने अपनी मिलिट्री बहुत ज्यादा बढ़ा दी उस एरिया में और एक तरीके से इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश की। देखो, हमारी जो इंडिया की आर्मी है, गवर्नमेंट है, उसने इस मुद्दे को सुलझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। तो चाहते थे कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। एक तरीके से वैसे ही जो कंट्री है वो अन्य प्रॉब्लम से, एक पेंडेमिक से जूझ रहा है, तो इस तरीके की वॉर जैसी कुछ भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो प्रोसीजर है ना वो खत्म हो जाए, जो भी चला है वो उस टेंशन को खत्म किया जाए। लेकिन चाइना की आर्मी है वो समझने को ही तैयार नहीं थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? ये जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, ये टेंशन जो क्रिएट हुई थी, इसमें चाइना की आर्मी आगे आई थी। उसकी गवर्नमेंट ने अपना कोई रोल ही नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी कर रही है ना, हमारी आर्मी ने डिमांड किया है कि वो एरिया हमारा है, तो जो आर्मी कर रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरक्षा तो कौन करती है? आर्मी करती है ना बॉर्डर की। तो कोई प्रोसीजर निकल के ही नहीं आ रहा था। अब इंडिया की गवर्नमेंट देखो चाहती थी कि अगर पीछे हटे तो हो सकता है कि आज चाइना ने इस वाले एरिया में अपना जो इंक्रोचमेंट है वो बढ़ाई है, आगे हो सकता है कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज करे। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने बहुत ही अच्छे से इसका रिवर्स उनको आंसर दिया। जो स्ट्रगल चल रहा था वो पेंगोंग लेक के नर्दन जो बैंक है उस पर चल रहा था। इंडिया ने क्या किया, अगस्त 2020 की बात है, जब प्रॉब्लम नहीं सुलझने में आ रही थी, इंडिया ने जो साउथ बैंक है पेंगोंग लेक का, उसकी जो इंपॉर्टेंट पीक है ना, उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया कि अगर आर्मी उनकी आगे बढ़ती है, युद्ध होता है, तो हम यहां से वार करेंगे। अब चाइना को लगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। उसके अलावा जहां पर, जिस पॉइंट पर इंडियन आर्मी को रोक दिया गया था, वहां पर मान लो उन लोगों ने जितनी आर्मी लेकर के आए चाइना, जितने अपने वेपन्स लेकर के आए, जितने अपने मतलब जो भी एक तरीके से जो भी तोप या कुछ भी उन्होंने जो भी वहां पर इंस्टॉल की, सेम तरीके से इंडिया ने रिवर्स आंसर दिया। मान लो उन्होंने अपनी आर्मी वहां पर इंस्टॉल कर दी कि 2000 सोल्जर्स और वहां पर डिप्लॉय कर दिए, तो इंडिया ने भी सेम 2000 से भी ज्यादा डिप्लॉय करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्मी टैंक यहाँ डिप्लॉय किए, तो इंडिया ने भी अपने आर्मी टैंक यहाँ पर डिप्लॉय कर दी। तो चाइना को लगा कि ये तो हमने सिचुएशन सोची ही नहीं थी, ये तो रिवर्स हो गया। अब चाइना को लगा कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, नॉर्दर्न बैंक में हम हमारा एनक्रोच कर रहे हैं, सदर्न बैंक में इंडिया ने अपना एनक्रोचमेंट कर लिया। अब चाइना का जो पॉइंट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा झुकने लगा, धीरे धीरे वो बेंट होने लगे और फिर टॉक्स का दौर चला। काफी लंबा प्रोसीजर चला और लास्ट में 24 जनवरी 2021 को ये प्रोसीजर फाइनल हुआ और उसमें डिसएंगेजमेंट का प्रोसीजर सामने आया। कि क्या सामने आया कि अप्रैल 2020 से पहले जिस सिचुएशन में इंडियन आर्मी थी और जिस सिचुएशन में कौन थी, चाइना की आर्मी थी, वहीं पर हम वापस जाएंगे और ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। आर्मी जब वापस अपने अपने एरिया में चली जाएगी तो और पॉइंट्स पर जहां पर इंडिया और चाइना की आर्मी को कन्फ्लिक्ट है, दोनों देशों को कन्फ्लिक्ट है, उन सारे पॉइंट्स को भी धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इस आर्टिकल में
इस आर्टिकल में इंडियन आर्मी और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी तारीफ की गई है और काबिले तारीफ है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजिकली ये पॉइंट्स को खेला, नहीं तो हो सकता है कि वॉर में कन्वर्ट हो जाता। हमारे यहाँ पर जो एप्लीकेशन बैन किए गए, ऐप बैन किए गए, चाइना से स्टार्ट हुए जो बैन है, बोला जाता है कि एक तरीके से हमने पॉलिटिक्स के थ्रू इन सबको करने की कोशिश की कि चाइना के जो ऐप हैं उनके थ्रू चाइना को जो थोड़ा जो झुकने की प्रवृत्ति है वो उसमें डालने की कोशिश की थी। ठीक है, दूसरा जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने बहुत ही शार्प तरीके से आंसर दिया और इसके अलावा देखो बहुत ही रिजिड वेदर में भी वो वहां से पीछे नहीं हटे, उनके बीच में जो विश्वास है वो उन्होंने बनाए रखा और ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व आउट करने की कोशिश की। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, देखो जो दोनों तरफ की जो आर्मी है ना उनमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कम, बहुत ज्यादा है, मतलब विश्वास नहीं है। अभी भी ये डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर लग रहा है, अभी तो इस पे इसको फाइनल एक तरीके से इम्प्लीमेंट होना बहुत ज्यादा बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ कागजों में बात हुई है कि हाँ यहाँ से हम पीछे हट जाएंगे, यहाँ से आप पीछे हट जाना, लेकिन जब होगा नहीं ना, क्योंकि चाइना की आर्मी है वो इतनी जल्दी बोलने वाली नहीं है। वो चाइना की आर्मी क्या करेगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोल देगी अरे नहीं नहीं ये तो हमने तो पहले ही बना लिया था, आप तो बोल रहे हो ना कि अप्रैल 2020 से पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें आना है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया था। तो एक तरीके से इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो बात बन गई है, बात होना स्टार्ट भी हो गई है, डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर होने वाला स्टार्ट भी होएगा, लेकिन जब तक वो फाइनल इंस्टॉल नहीं हो जाता, दोनों तरफ की आर्मी अपनी अपनी बातों पर सही नहीं उतरती है, तब तक ये टेंशन एक तरीके से क्रिएट रहेगी कि ये सही होगा या नहीं होगा। वैसे इंडिया की आर्मी ने काफी काबिले तारीफ काम किया है इस सारे प्रोसीजर को अपने अंडर करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। 1 फरवरी 2021 की बात है, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ वायलेंट इंसिडेंट होते हैं 26 जनवरी को, और ट्विटर कुछ अकाउंट्स को क्या कर देता है, इनएक्सेसिबल कर देता है, मतलब लोगों की पहुंच नहीं हो सकती उन अकाउंट तक। बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि आपके ऊपर, आपके जो अकाउंट हैं उनके ऊपर कुछ हैशटैग जो है वो बार बार रीट्वीट किए जा रहे हैं, बार बार, मतलब उनके द्वारा आपका ट्विटर जो है ना, या आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है। बाद में ट्विटर ने वो सारे जो अकाउंट थे उनको रीस्टोर कर दिया, और रीस्टोर करने की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि आपने जो किया है वो हमारे देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए नुकसानदायक है, और आपके लिए, आपके जो लोग हैं ना उनके ऊपर क्राइम ऑफेंस क्रिएट किया जाएगा कि आपने जुर्म किया है एक तरीके से। तो फिर बाद में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और ट्विटर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में बातचीत होती है, और 10 फरवरी को ये बात सामने निकल करके आती है। ट्विटर बोलता है कि जो भी हमारे ऊपर बैन लगाए गए हैं, जो भी बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा, आपको जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज किए जाएंगे और उनको सजा भी होगी, मतलब पनिशमेंट भी होगा। ऐसा बोला गया था ट्विटर के द्वारा, ऐसा बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को। ठीक है, अब ट्विटर ने बोला, जब बातचीत हुई तो उन्होंने लास्ट में आकर के ट्विटर ने अपनी बात रखी कि देखो जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमने जो बात है उनको शेयर की है, हमारा काम है शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ट्विटर जो अकाउंट है उनको बैन करोगे तो ये तो आपके इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना और जो इसके आइडियल्स हैं उनके खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ऐसा बोला गया है किसके द्वारा, ट्विटर के द्वारा। गवर्नमेंट संज्ञान ले रही है जो आईटी एक्ट 2000 उसका 69A सेक्शन का, कि इसके आधार पर हम सारी ये प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रहे हैं। अब देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ट्विटर ने अपनी बात सामने रख दी, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है और भी है, हो सकता है कि वो अपनी बात सामने नहीं रख पाए। तो ये तो एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो अपना अधिकार ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब हम आईटी एक्ट के बारे में देख लेते हैं कि आईटी एक्ट है क्या। आईटी एक्ट 2000 का 69A सेक्शन, उसमें गवर्नमेंट को ये पावर है कि अगर
कोई इंटरमीडिएरीज मतलब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर ये सब कुछ अनहन होता है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। 69A का जो पार्ट 3 है उसमें तो जेल सेंटेंस भी बोला गया है कि 7 साल तक की सजा दी जा सकती है उन इंटरमीडिएरीज को जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। इसके अलावा जो ईयर 2009 है उसमें गवर्नमेंट को पावर भी दी गई कि आप ब्लॉकिंग रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन को फैलाना है और ये पावर दी गई है गवर्नमेंट को। अब इस आर्टिकल में जो आईटी एक्ट 2000 है उसका 69A सेक्शन जो है उसका विरोध किया गया है, उसका क्रिटिसिज्म किया गया है। देखो, गवर्नमेंट अगर पावर दे रही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है इंटरमीडिएरीज को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आपको ये शेयर करना है, ये नहीं शेयर करना। क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जब ट्विटर पे ऐसे हैंडल चल रहे थे, ट्विटर पर ऐसे अकाउंट में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी, तो उनको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट में जाते, वहां पर अपनी प्रॉब्लम रखते। सुप्रीम कोर्ट क्या करती? सुप्रीम कोर्ट देती अपना फैसला। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ना कि जो गवर्नमेंट है वो खुद ही क्या कर रही है, खुद ही सारी अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही है कि मैंने डिसाइड कर दिया ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अब प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की है या फिर जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास में। गवर्नमेंट तो पीछे हट गई, गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया। अब जाएंगे उन लोगों के ऊपर जो मतलब यूजर्स हैं, उनके ऊपर बर्डन क्रिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने इसके थ्रू। एक तो ये क्रिटिसिज्म किया गया है। दूसरा क्रिटिसिज्म किया गया है कि देखो किसी अकाउंट को जो ब्लॉक किया जाता है ना, तो उसमें आईटी एक्ट के थ्रू ये पावर है कि उसमें क्यों अकाउंट को बैन किया गया है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जब अकाउंट यूजर को ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अकाउंट क्यों बैन हुआ है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो निकलना चाहिए ना। इसके अलावा ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्री स्पीच राइट है और राइट टू ड्यू प्रोसेस है, उसका हनन है ये। ठीक है, देखो वैसे तो जो 2015 में जो क्या आया, श्रेया सिंगल केस, उसमें आईटी एक्ट 2000 का 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, लेकिन 69A को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया था, वो कंटिन्यू है। तो ये अपॉर्चुनिटी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लूज कर दिया। लेकिन जो देखो जो यूजर्स हैं उनको पावर है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगा सकते हैं और उनके द्वारा फिर रिजल्ट निकल करके आ सकता है। वे फॉरवर्ड में बात की गई है, इस आर्टिकल में ये बात कहा गया है कि देखो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है दोनों ही तरफ। यूजर्स के लिए भी नए रिफॉर्म्स आने चाहिए, लो रिफॉर्म्स आने चाहिए, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी आने चाहिए। ठीक है, पावर दी जानी चाहिए, प्रोसीजर सेम है लेकिन पावर दी जानी चाहिए जुडिशरी को। जुडिशरी डिसाइड करे कि ये इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। लास्ट जो हमारा डिस्कशन है वो यमन कंट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले हम यमन जो कंट्री है उसका मैप देख लेते हैं। देखो ये यमन है, ये अरब पेनिनसुला है और ये यमन है। यमन के नॉर्थ में यहाँ सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, ये ओमान है, और इसके इस साइड ये है ईरान। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। 2015 से यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हैती रिबेल्स हैं। वो जो हैती रिबेल्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है हैती जो रिबेल्स हैं, उनको सपोर्ट है ईरान का। ये हैती जो रिबेल्स हैं वो सिया डोमिनेटेड है, मतलब मुस्लिम में जो दो पार्टीशन हो जाते हैं, सिया और सुन्नी। तो हैती रिबेल्स हैं वो सिया को प्रेफर करते हैं, सिया मुसलमान हैं, और सिया मुसलमान को सपोर्ट करता है ईरान। ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट है सऊदी अरेबिया का। तो इस एरिया में क्या करने के लिए, पीस इंस्टॉल करने के लिए कि हैती रिबेल्स को बाहर हटाया जाए, और इसमें काम कर रहा था सऊदी अरेबिया, यूएई और इसके और साथी देश। जिनको सपोर्ट कर रहा था कौन? सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा था यूएस।
बराक ओबामा, 2015 की बात है, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे यूएसए के। उस समय से ही ये प्रोसीजर चल रहा था यूएसए में। बराक ओबामा सपोर्ट किया, उसके बाद में आते हैं मिस्टर ट्रम्प, दूसरी पार्टी से रिलेट करते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को वो भी फॉलो करते हैं क्योंकि मिस्टर जो ट्रम्प है वो भी ईरान को कंटेन करना चाहते थे। ईरान सपोर्ट कर रहा है यमन को, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा था यूएस। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, 5 साल तक रेगुलर युद्ध चलता रहा, यहां पर कोई शांति नहीं हुई। ना तो यहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी कोई पावर यहां पर चल पा रही है, ना सऊदी अरेबिया को यहां पर कोई गेन हो पा रहा है, ना यमन में जो हैती रेबल्स है ना उनको कुछ गेन हो पा रहा है, ठीक है। जो हैती रेबल्स के अंडर जो एरिया है, जो सना यहाँ की कैपिटल है, वो एरिया और साउथ वाला जो रीजन है वो हैती रेबल्स के अंडर आता है। वहां तो लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बेसिक नीड है लोगों के लिए वो भी लोगों को नहीं मिल पाती। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर रेगुलर मर रहे हैं डिजीज की वजह से, ये ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। डिजीज की वजह से लोग मर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर फेमाइन पहले भी आ चुके हैं, दोबारा फेमाइन आने वाले हैं, मतलब लोगों की रेगुलर, एक तो वॉर की वजह से डेथ हो रही है, दूसरा फेमाइन की वजह से डेथ हो रही है, डिजीज की वजह से डेथ हो रही है। मतलब ना सऊदी अरेबिया को कोई प्रॉफिट हुआ है। सऊदी अरेबिया चाहते थे कि हम यहाँ पर अपनी मनपसंद गवर्नमेंट बनाएं और जो हैती रेबल्स है उनको यहाँ से बाहर निकाल दें, लेकिन 2015 में अटैक करना किसने शुरू किया, सऊदी अरेबिया ने। अब जो हैती रेबल्स हैं वो रिवर्स कर रहे हैं, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया को काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि नए राष्ट्रपति बन गए हैं मिस्टर बाइडेन, और मिस्टर बाइडेन ने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना उसको इंस्टॉल करने की बात की है। उन्होंने बोला है वो स्पेशली ईरान के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। इस एरिया में जो सिक्योरिटी, जो पीस स्टेबिलिटी के लिए जो काम चल रहा है उसमें उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पहले यूएस सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया को, मिस्टर बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर बोल दिया है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपना पर्सनली देखिए, और हम तो चाहते हैं कि आप भी पीछे इससे हटिए, क्योंकि ये जो भी इतने लंबे समय तक वार चला है उसमें ना तो आपको कुछ फायदा हुआ, ना यूएसए को कुछ फायदा हुआ। और यमन की हालत तो ऐसी हो गई है कि अरब पेनिनसुला में सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज में एक कंट्रीज आता है यमन कंट्रीज। तो इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है मिस्टर बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि देखो, सबको जो भी वॉर चल रहा है उसे पीछे हटना चाहिए, बातचीत का दौर है उसको अपनाना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेड लगा रखे हैं वो हटानी चाहिए यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया के द्वारा। देखो, सऊदी अरेबिया को वैसे तो मिस्टर बाइडेन की जो भी पॉलिसी है उनके बारे में शायद पता चल गया था, सिग्नल दे दिया था उन्होंने, क्योंकि कतर के ऊपर उन्होंने 4 साल से ब्लॉकेड कर रखा है, उसके उन्होंने पीछे हाथ खींच लिए हैं। अब कतर के ऊपर उन्होंने कोई भी ब्लॉकेड नहीं लगा रखा है, तो सेम इसी तरीके का प्रोसीजर यमन के लिए भी फॉलो करना चाहिए सऊदी अरेबिया को। और जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, रिबेल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। वैसे देखो, यूएई ने पिछले साल ही हाथ पीछे खींच लिए कि हम सऊदी अरेबिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यमन में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी वॉर हो रहा है उसमें साथ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग बात रखता है। यूएई समर्थित एक ऑर्गेनाइजेशन, एक काउंसिल है, वो बोलता है कि यमन में जो अलग अलग एरिया है ना उसको बांट दो, जिसके अंडर जो एरिया है उसको बांट दो और वो वहां पर राज करता रहे, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अरे भाई, ऐसे खत्म नहीं होगी। जिसको आज आपने इतना दे दिया वो कल यहां इंक्रोच करेगा, फिर युद्ध होगा। तो इसके लिए जो पड़ोसी देश हैं उनको भी सिंसियर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट क्लियर करने के लिए कि ये वाला एरिया में जब मेरे सपोर्टेड गवर्नमेंट यहाँ होगी तो इसके इंटरेस्ट को भी मैं अफेक्ट कर पाऊंगा। अगर ऐसा सोचा जाएगा तो यमन की हालत कभी भी नहीं सुधरने वाली है। तो पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर आकर के ये सऊदी अरेबिया जो देश है उसको यमन के बारे में सोचना चाहिए, वहां की जो पॉपुलेशन है उनके सारे इंटरेस्ट को लिए सोचना चाहिए। ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।